हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स। खाली केवीएस पीजीटी कॉमर्स ही हम डिस्कस करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि अब हम जो डिस्कस करेंगे वो केवीएस पीजीटी एमसीक्यू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले केवीएस ने अपना लास्ट वीक केवीएस ने अपना जो है डेट अनाउंस कर दिया था। ठीक है, तो मेरा प्रयास था कि मैं मैक्सिमम आपको जो वीडियोस हैं वो दे पाऊं। तो लेकिन वो नहीं संभव है कि भाई मैं सारा कोर्स आपको प्रोवाइड करा सकूं, और क्योंकि नंबर ऑफ डेज भी हमारे पास कम है। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, समझ रहे हैं आप, हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पर आपको एमसीक्यूज के लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं उन एमसीक्यूज में वो सारे टॉपिक्स और कंटेंट इंक्लूड कर दूं जो आपकी थ्योरी में है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आपका थ्योरेटिकल बेस्ड पोर्शन भी हो जाए और आपके एमसीक्यू भी प्रिपरेशन होती रहे। क्योंकि अगर हम थ्योरेटिकल एंड देन फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा कि उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो बेटर इज इट कि सोचा ये है कि किस तरह से आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कराई जा सकती है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूसली बेसिस पर मैंने काफी कुछ जो है पिछले इन दिनों में काम किया है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं निकाल करके लेकर के आया हूं, है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो सकते हैं, है ना। और कुछ बुक्स को स्टडी किया है, तो फाइनली मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि अ, एक ऐसा, मतलब टॉपिक वाइज कुछ ऐसे एमसीक्यूज को सेलेक्ट करके उनको आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, ताकि आपकी जो थ्योरेटिकल और जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है उनकी दोनों की प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली होती रहे। मतलब कुल मिलाकर के कोई भी टॉपिक आपका ना रहे। तो ये एक मेन फंडा है। तो प्रयास ये रहेगा, जैसे 16 से 20 के बीच में हमारा एग्जाम होना है, तो लगभग लगभग 7 से 8 फरवरी तक, राइट, 7 से 8 फरवरी तक, या उससे पहले मतलब 5 फरवरी तक मेरा प्रयास है कि मैं आपको जितना भी आपका सिलेबस है, वो सारा का सारा जो सिलेबस है उसको एक बार जो है टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यूज आपको अवेलेबल करा दूं। ठीक है। और उसके बाद जो 10 दिन बचेंगे उसमें फिर कुछ और चीजें हैं चल रही हैं दिमाग में जो हम कर सकते हैं एडवांस लेवल पर। ठीक है। तो वहां पर वो चीजें हम लगभग लगभग 12 से 13 के बीच में हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद 14 को रेस्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई पता चल रहा है 16 का एग्जाम है और हमें नींद आ रही है या सर भारी हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के रिलैक्सेशन वाला जो है 14 तारीख 15 तारीख को हमारा रहने वाला है। तो 16 17 18 19 20 जिस भी डेट में अपना एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको एक वाइड लेवल पर जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कराना बेसिकली मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर रहेगा अभी के सिनेरियो में। क्योंकि एग्जाम डेट्स कुछ ज्यादा ही जल्दी, मतलब क्या कह सकते हैं, डिक्लेयर कर दी गई हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। खैर, वैसे ये अच्छी बात भी है। जैसे यूपीटीजीटी पीजीटी का था तो उसमें तो मतलब अभी तक भी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई है, उसका तो आयोग वगैरह का बहुत पंगा बैठा हुआ है। तो एटलीस्ट ये है कि जिनकी प्रिपरेशन होगी या जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी होगी तो उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यार अभी 1 महीना बाकी है ना। अभी आप मोटा मोटा ये मान करके चलो कि 1 महीना है, और आप इस बीच जो है अपनी काफी अच्छी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। समझ रहे हो। तो इस बीच आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कोशिश करो कि आप प्रैक्टिस करो, और साथ साथ में जो आपका रिवीजन वाला है पोर्शन है ना, उसको जो अच्छा जो आता है वो जरूर अच्छे से कर लो। पता चल रहा है कि नए के चक्कर में पुराना भूलते जा रहे हो, तो वो भी आपको करना है, नया तो करना ही करना है, लेकिन जो पुराना आप कर चुके हो उसको भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपको करना है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ के बाद से आपको डेली बेसिस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली बेसिस पर जो है एमसीक्यू प्रोवाइड हो सके। क्लियर है। चलिए, तो इस चक्कर में मैंने अब छुट्टी भी ले ली है। समझ रहे हो। जॉब वॉब सब छोड़ दिया है कि भाई नहीं प्रिपरेशन कराना है, तो अपना वो जॉब वॉब भी छोड़ करके अब बैठे हैं। तो
दिन रात अब इसी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि टिल द एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे, तो वो बने ही रहेंगे, है ना। कोई भी हो जाए, कोई भी टेक्निक आ जाए, देखिए एग्जाम क्वालिफाई करने का पर्पज ये नहीं होता, मतलब ये नहीं होता कि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सिलेबस पूरा होना चाहिए। मेरे ख्याल से एग्जाम्स भाई हमारे हाथ में तो होते नहीं है, ये तो बोर्ड के ऊपर है कि भाई, या वो कमीशन के ऊपर है कि भाई वो कब एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया उसने 7-10 दिन में ही डिक्लेयर, तुम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस ड्यूरेशन में अपनी स्ट्रेटेजी कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे कॉमर्स के बच्चे हैं तो कॉमर्स में बिजनेस वालों को यही पढ़ाते हैं बिजनेस स्टडीज में, कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो स्ट्रेटेजी से बड़ा बनता है। तो आपको जो सक्सेस मिलती है वो स्ट्रेटेजी से मिलती है ना। तो आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको बना करके चलिए। ठीक है, कि हमें किस टाइम में क्या, अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली ये जो पीरियड है ना ये भी बहुत कम नहीं लगेगा, इसमें भी हम मैक्सिमम कर लेंगे। और ये करेंगे, देखो केवीएस निकालना है, अब की बार केवीएस पार मतलब का मतलब यही होता है कि भाई अब की बार केवीएस पार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें मैंने दो टॉपिक लिए हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, दिख रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, इसको मैं थोड़ा सा, एक सेकंड देना बेटे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, तो मैं इसको हिंदी में टाइप नहीं कर सकता हूँ, तो बस कोशिश कर लेना। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी कैन बी ड्रॉन इन। कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो आर्थिक चिट्ठा होता है कंपनी का उसे किस तरह से बनाया जाता है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आइदर ए और बी एज पर विश ऑफ शेयर होल्डर। वर्टिकल फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, या आइदर ए और बी। मैं दोनों को बता देता हूं। वर्टिकल जो होता है हमारा, ठीक है, वर्टिकल जो होता है वो इस तरह का होता है, जहां पर आप ये लिखते थे ना, ये यहां पर लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट, ये तो होता है आपका हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है ये आपका? हॉरिजॉन्टल। और अभी लेटेस्ट जो हमने पढ़ा था, जिसमें हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर इक्विटी एंड लाइबिलिटी ले रहे हैं और यहां पर क्या ले रहे हैं, एसेट ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो बताइए किस फॉर्मेट में होता है, तो आपका आंसर होगा वर्टिकल। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अदर करंट लाइबिलिटी? इनमें से अदर करंट लाइबिलिटी का कौन सा सुटेबल एग्जाम्पल है? अ, है ना। अन्य चालू दायित्व, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, या ऑल ऑफ द अबव। करंट मेच्योरिटी मतलब जो आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट्स हैं, ठीक है, जैसे 10 साल के लिए दिया, तो 10 साल के लिए आपने कोई लोन लिया और 10 लाख रुपए का, उस 10 लाख रुपए में से आपको इस ईयर के एंड में 2 लाख रुपए की किस्त देनी है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है। अनपेड डिविडेंड जो आपने अभी तक पे नहीं किए हैं। इंटरेस्ट एक्रूड जो इंटरेस्ट अभी बकाया है किस पर, बोरोइंग्स पर, या इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, और ये सभी के सभी क्या हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज, अन्य चालू दायित्व के उदाहरण हैं। क्लियर है? देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों ही चीजें चलती रहे, इंग्लिश में भी चलता रहे और एक्सप्लेनेशन हिंदी में चलती रहे, ताकि दोनों बच्चों को जो है बेनिफिट मिल जाए। एएम लिमिटेड परचेज प्लांट फ्रॉम वी लिमिटेड। एएम लिमिटेड ने क्या करा, वी लिमिटेड से एक प्लांट परचेज करा, खरीदा, और फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इशू करे, कंसिडरेशन अदर देन कैश। These share will be shown in notes to account of share capital। इन्हें notes to accounts में शो किया जाएगा, लेकिन किस में? तो सवाल ये है कि आपकी कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है, इस कंपनी ने प्लांट दिया और आपने इसके बदले क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए, वो भी फुल्ली पेड, है ना, लिखा हुआ है ना फुल्ली पेड, मतलब पूरा भुगतान कर दिया उनका। तो इसका मतलब ये है कि आप जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो, है ना, उन्हें कहां पर शो किया जाएगा, इन्हें कहां पर
शो किया जाएगा इशूड कैपिटल वाले सेक्शन में, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड वाले सेक्शन में, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड वाले सेक्शन में, या नन ऑफ दीज। देखिए इशूड कैपिटल में नहीं करेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली नॉट फुल्ली पेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है फुल्ली पेड, पूरा भुगतान किया गया है। तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा मेरे बच्चे, वो क्या बनेगा? बी। स्पीड हो सकता है आपको थोड़ी ज्यादा लगे, कारण आपको पता होना चाहिए। शेयर फॉरफेटेड अकाउंट, जो आपके हरण खाता अंशहरण होता है, अंशों का जो हरण होता है, उसका जो खाता होता है, इज एडेड इन नोट्स टू अकाउंट। होता यह है कि जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड होते हैं, उसमें हम शेयर्स की मल्टीप्लाई जो है कर देते हैं रुपीज में, है ना। वो हम अमाउंट यहां पर लिख देते हैं, जिसमें से हम कॉल्स इन एरियर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और उसमें से जो भी अमाउंट हमारा निकल करके आता है, उसे हम क्या कर देते हैं? उसे हम ऐड कर देते हैं एज अ शेयर फॉरफिटेड। तो आपको यही यही बताना है कि बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में किस में जाएगा, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप, सब्सक्राइब्ड, या नॉन ऑफ दीज। तो बेटा ये किस में बनता है? कोई भी बच्चा बता देगा सर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि फुल्ली पेड वाले में या नॉट फुल्ली पेड वाले में, बताइए। इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। डिवेंचर बॉन्ड्स रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स, जो आपके ऋण है या जो आपके बॉन्ड्स हैं, वो 12 महीने में रिडीमेबल है, पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा उनका। ऑफ बैलेंस शीट डेट आर शोन एज करंट लाइबिलिटी अंडर सबहेड, उन्हें किसके सबहेड में दिखाया जाएगा? देखिए एक होता है आपका हेड और एक होता है आपका सब हेड। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, जो आपका शेयर कैपिटल है वो आपका हेड है, लेकिन आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये क्या है? आपके सब हेड है। ठीक है, तो बताइए कि इनमें से क्या जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बताइए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है क्या? ट्रेड पेबल है क्या? अदर करंट लाइबिलिटी है क्या? या शॉर्ट टर्म प्रोविजन है? रिडीमेबल विद इन द 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ, 12 महीने से कम। लेस देन 12 मंथ वाली लाइबिलिटी कैसी होती है? करंट लाइबिलिटी होती है। कैसी लाइबिलिटी होती है? करंट लाइबिलिटी होती है, बताइए। करेक्ट आंसर विल बी अदर करंट लाइबिलिटी। एक ही आंसर सही है इसमें, करंट में। चलिए नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम, बिल्कुल अभी बताया है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। चलिए, कॉल्स इन एडवांस इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द सबहेड। ये तो हमने थ्योरी में भी करा था ना शायद, तो मैंने आपको बताया भी था शायद, कॉल्स इन एरियर जो होता है उसको तो माइनस कर देते हैं, लेकिन कॉल्स इन एडवांस को आप प्लस मत कर देना। उसका रीजन क्या है? कॉल्स इन एडवांस कभी भी बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता। तो फिर इसको कहा दिखाते हैं बेटा? इसको हमेशा, तो जाहिर सी बात है अगर ये नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं जा रहा है तो शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। ठीक है, अब बचे तीन ऑप्शंस। रिजर्व एंड सरप्लस में किसी भी तरह का कोई रिजर्व नहीं है, करंट लाइबिलिटी में हमें इसका कोई पेमेंट नहीं करना, तो एक ही चीज बचती है मेरे बच्चे, अदर करंट लाइबिलिटीज। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अदर करंट लाइबिलिटी। अन्य चालू दायित्वों में से निम्न में से कौन सा नहीं आता है? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कॉल्स इन एडवांस, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग। अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट करंट लाइबिलिटी होती है, कॉल्स इन एडवांस जस्ट हमने पढ़ा था, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग से भी हमने पढ़ा था। तो एक ही चीज बचती है आपकी, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। इनमें से जो आपके चालू विनियोग है उनमें से उदाहरण नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, जाहिर सी बात है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, आप कभी भी इसको क्या कर सकते हो? ऑन कैश कर सकते हो, ऑन डिमांड। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, सेम कहानी,
इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड कभी भी पैसा निकाल सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी है तो उसको बेचने में आपको समय लगेगा, और वो समय आपको 12 महीने से ज्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए ये हमेशा किसमें आएगा, ये करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं कहा जाता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। इंटरेस्ट एक्रूड जो होता है ना, इंटरेस्ट एक्रूड जो होता है, देना बाकी जो है, उसको करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए, विनियोग किए हुए, उन पर इंटरेस्ट एक्रूड है, तो उसे कंपनी की बैलेंस शीट में कहां पर शो किया जाएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट या अदर करंट इन्वेस्टमेंट? बताइए। गैर चालू विनियोग, अन्य गैर चालू विनियोग या अन्य चालू विनियोग? देखिए इंटरेस्ट तो आपको हर साल मिलता है, तो नॉन वाली तो बात खत्म हो जाएगी। अब बची करंट इन्वेस्टमेंट या अदर। करंट इन्वेस्टमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा अदर में। एक्रूड हमेशा अदर में जाता है। एक्रूड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? अदर के एग्जांपल हैं। चलिए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न्ड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी इज शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा जो अर्न किया जाता है, कमाया जाता है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में कहां पर दिखाया जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, अदर ए और बी, नॉर ए और बी। देखिए, दो तरह की कंपनी होती है, एक तो फाइनेंशियल कंपनी होती है, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी होती है, एनएफसी जिसको हम बोलते हैं, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। एक होती है फाइनेंशियल कंपनीज, राइट। अब फाइनेंशियल कंपनी जैसे नॉन फाइनेंशियल कंपनी क्या कह सकते हैं, जैसे अधिगम मंत्रा है ना। तो अधिगम मंत्रा क्या करता है, वो पैसों में डील करता है? नहीं करता। वो क्या करता है, वो आपको स्टडी प्रोवाइड कराता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है ना। इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो इंटरेस्ट रिसीव करना या इंटरेस्ट पे करना, या इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करना या डिविडेंड पे करना, मेरे लिए क्या रेगुलरिटी वाली बात है? नहीं, ये कभी कभी होगा। क्या होगा? ये कभी कभी। लेकिन अगर मेरी कोई फाइनेंस कंपनी होती है ना, जिसमें मैं पैसों के साथ डील कर रहा होता, तो क्या मैं कभी कभी करता? नहीं, तब मैं ये काम डेली बेसिस पर करता, और तब ये मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन जाता। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें ए होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल परचेज्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर सब हेड। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, और आपने क्या किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया है। बताइए इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में किसके सब हेड में शो करेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, या एनी ऑफ दिस, किसी में भी कर दोगे? बताइए करेक्ट आंसर। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है, तो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड नहीं होगा, चेंज इन इन्वेंट्री आप कर नहीं रहे हो, एनी ऑफ दिस का कोई ऐसा नहीं है, तो एक ही बचता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है तो वो कंज्यूम ही करेगी, है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ चेन ऑफ रॉ मटेरियल इज शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द सबहेड। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपका कच्चा माल है, उसका जो प्रारंभिक और अंतिम रहतिया होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में कहां पर शो किया जाता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एनी ऑफ दिस। इनमें से बहुत सारे बच्चे अगर चेंज इन इन्वेंट्री करने जा रहे हैं तो मैं गलत बता देता हूं उनका आंसर पहले ही। तो परचेज आप यहां कर नहीं रहे हो, एनी ऑफ दिस चॉइस आपको देती नहीं है कंपनी, तो एक ही आंसर बचता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा यहां पर भी। ये दो हो गया क्या? अच्छा, यहां पर रॉ मटेरियल है, यहां पर स्टॉक एंड ट्रेड है। देखिए, स्टॉक इन ट्रेड का प्रारंभिक और अंतिम रहतिया जो होता है, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहां पर शो किया जाता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एनी ऑफ दिस। अगर आप स्टॉक इन ट्रेड देख करके स्टॉक इन ट्रेड करने जा रहे हैं तो मैं काट देता हूं, ये भी काट देता हूं, बचे दो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर आप करने जा रहे हो तो भी आप गलत करोगे। करेक्ट आंसर विल बी चेंज इन इन्वेंट्री। तीन क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिए। रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। और अगर आपका स्टॉक एंड ट्रेड का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस है तो चेंज इन इन्वेंट्री। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक, सॉरी, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, पुनः बेचने के लिए किसी भी माल को खरीदे जाने पर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कहां दिखाया जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज या चेंज।
फॉर रीसेल पर्पस के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रीसेल वर्ड आ गया है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं आया है। तो आप कभी भी चाह करके भी इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो अगर आप कंज्यूम देने वाले हो तो ये गलत है। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग था तो इसलिए वहां पर कंजम्पशन आया था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आप रीसेल कर रहे हो भाई। जैसे ये मैंने पेन खरीदा और इसको मैंने एज इट इज भेज दिया। क्लियर है? ठीक है ना? और वहीं पर इसके मैंने कंपोनेंट्स खरीदे, उसको मैंने मर्ज करा और एक पैन क्रिएट करा, तो वो मैंने कंज्यूम किए हैं। बात समझ में आ गई? दोनों में अंतर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड या चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि और आपका बचता है यहां पर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? तो आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड क्या होता है। ठीक है? स्टॉक एंड ट्रेड, किसी भी माल को बेचने के लिए जो माल हमारे पास अवेलेबल होता है उसको स्टॉक एंड ट्रेड कहते हैं। चलिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डीआरआर डैश इज डैश प्रॉफिट। जो भी डीआरआर का फुल फॉर्म होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है? ऋण शोधन संचय, राइट। भाई देख लेना हिंदी, मतलब लास्ट जो पढ़ी थी हिंदी वो 12th में पढ़ी थी, है ना? तो काफी टाइम हो गया अब। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डीआरआर इज डैश प्रॉफिट चेंज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन आइदर एबी या बोथ एबी। देखिए, जितने भी हमारे रिजर्व्स होते हैं, वो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, वो कभी भी चार्ज नहीं होते, प्रोविजंस चार्ज होते हैं। तो ये तो कट गया, अब ये कट गया तो ये और ये भी कट जाएगा, तो एक ही आंसर बच रहा है आपका, अप्रोप्रिएशन। और रिजर्व्स तो आपका क्या कहलाता है, अप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट ही क्रिएट किए जाते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, है ना? तो स्पीड वगैरह सही चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, है ना? वैसे सही चल रहा है मेरे ख्याल से तो। एक सेकंड देना। हाँ चलो, ये हो गया। 17 ही चलेगा। चलिए, वन फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑन अ सिंगल फर्म, एकल फर्म जो होती है ना, एक ही फर्म की बात यहां पर की जा रही है, आर एनालाइज एंड कंपेयर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है? इट इज कॉल्ड डैश एनालिसिस। एक फर्म जब एक वर्ष की समाप्ति के बाद अपने जो खाते होते हैं उनका जब अध्ययन करती है या उनको एनालाइज करती है, तो उसको क्या कैसा एनालाइज कहा जाता है? इंटरफर्म, इंट्राफर्म, स्टैटिक या डायनामिक? एक फर्म है तो एक फर्म जो होती है वो स्टैटिक तो हो नहीं सकती और डायनामिक भी नहीं है यहां पर, और इंटर भी नहीं हो सकती। तो जब कोई फर्म अपने ही खातों की जांच जो पीछे वाले वर्ष हैं, जो प्रीवियस ईयर्स हैं, उनके साथ करती है, तो उसको क्या कहा जाता है? इंट्रा फर्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th, in dash analysis of financial statement, analysts use only single set of financial statement in the process of analyze। किस तरह के एनालाइज में जो एनालिस्ट होते हैं, मतलब जो मूल्यांकन करते हैं, वो सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट इन द प्रोसेस ऑफ एनालाइसिस, है ना? सिंगल सेट ऑफ एनालिसिस। ठीक है ना? तो सिंगल सेट का मतलब क्या है? सिंगल सेट से ना आप एक चीज ध्यान में रखना, सिंगल सेट का मतलब आप ये ध्यान में रखना, जैसे आप क्या कर रहे हो, आपके ये ईयर्स हैं, है ना? ये आपका प्रीवियस ईयर है और ये आपका क्या है, करंट ईयर है ना? तो जब आपका प्रीवियस ईयर और करंट ईयर हो रहा है, तो आप क्या करते हो, कॉमन साइज मैंने आपको बताया था शायद, कॉमन साइज मैंने आपको बताया था, तो कॉमन साइज में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम इसमें हमेशा क्या करते हैं, बेस मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसमें, हम बेस मान लेते हैं। और ये बेस जो होता है वो बैलेंस शीट और उसके लिए पी एंड एल के लिए अलग अलग होता है। जैसे बैलेंस शीट के लिए हम टोटल मान लेते हैं, है ना? और पी एंड एल के लिए हम क्या मान लेते हैं, आरएफओ। तो सिंगल सेट हमने मान लिया, तो ये किस तरह का फॉर्मेट कहलाता है, मुझे ये बताओ। ये वर्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? वर्टिकल कहलाता है। और कंपैरेटिव कौन सा होता है, जहां पर आप एब्सोल्यूट चेंज निकाल देते हो। क्या निकाल देते हो? एब्सोल्यूट चेंज। जैसे प्रीवियस ईयर हो गया, करंट ईयर हो गया, यहां पर आपका जो एब्सोल्यूट चेंज इन रुपीज आ गया, और यहाँ पर वो किस में आ गया, परसेंटेज में आ गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है भाई? तो इस बात का ध्यान में रखना। तो करंट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड डायनेमिक? इनमें से कौन सा डायनेमिक कहा जाता है?
वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटरनल और एक्सटर्नल। डायनामिक, डायनामिक जो हमें अलग अलग चीजों के बारे में बताए, है ना। तो डायनामिक केवल एक ही होता है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्लियर है बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विच एनालाइजेस इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक, 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 स्ट्रेट, स्टैटिक, सीधा सीधा पता चल रहा है, समझ रहे हो? स्टैटिक, स्टैटिक, वर्टिकल, है ना। चलिए, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस इज आल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शन, क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस से बच्चे सोचेंगे क्या? क्रॉस क्या? इंटरफर्म, क्या? क्रॉस, एक दूसरे की जांच करना, है ना, कि भाई मैं तुम्हारे कर लेता हूं, तुम मेरे अकाउंट चेक कर लो। क्रॉस, समझ गए? तो क्रॉस में क्या होता है फिर? एक ही चीज आती है भाई, है ना। चलें आगे। इससे कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होता तो क्रॉस। वर्ड्स पर ध्यान दिया करो। विच एनालाइजेस स्टैटिक, वापस वही रिपीटेड क्वेश्चन, स्टैटिक। चलिए, इंट्रा फर्म एनालिसिस ऑल्सो नोन एज इंट्रा फर्म, टाइम सीरीज, डेप्थ, क्रॉस सेक्शन, ट्रेंड एनालिसिस। बताइए इनमें से वन और टू सही है, टू थ्री फोर सही है, या वन और फोर सही है, या सभी सही है? बताइए। इंट्रा फर्म, इंट्रा फर्म, इंट्रा फर्म मैं आपको बता देता हूं, चलिए। टाइम सीरीज एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस, या ट्रेंड एनालिसिस। डेप्थ एनालिसिस और क्रॉस सेक्शन नहीं होता है इंट्रा फर्म में, है ना। क्या होता है? फर्स्ट और फोर्थ, ये वाला सही होगा आपका। इंट्रा फर्म में क्या होगा? ये वाला सही होगा, ठीक है ना। यहां पर भी आपने करा था ना, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस ऑल्सो नोन एज इंटर फर्म। इंटर फर्म तो यहां पर होगा ही नहीं, यहां पर क्या इंट्रा फर्म है, तो इंट्रा फर्म में क्रॉस सेक्शन तो होगा नहीं, तो थर्ड तो वैसे ही गया, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। अब बचा फर्स्ट और सेकंड, तो ये तो वैसे ही कट गए, क्योंकि फर्स्ट आ गया टाइम सीरीज। हाँ, ये क्या क्या हो, सॉरी, डेप्थ की वजह से, सेकंड की वजह से, तो क्या बचा? वन और फोर्थ बचा, टाइम सीरीज और ट्रेंड एनालिसिस। क्या ट्रेंड शो कर रहे हैं, और टाइम सीरीज में ड्यूरेशन में वाला सीन, है ना। मतलब आप तो केवल इतना याद रखो कि कौन सा जो है वो, कौन सा एनालिसिस किस और नाम से जाना जाता है, तो ये लिख लेना ताकि आपको इजीली याद रहे। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज बैड इज अंडर, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डैब इज शोन अंडर, तो ये यहां से लेकर के नॉट एक्नॉलेज्ड, है ना। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड, करंट लाइबिलिटी, कंटेंजेंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, या कैपिटल कमिटमेंट्स। बताइए। देखिए, ये ना तो कोई लाइबिलिटी होती है, ना लाइबिलिटी तो होती नहीं है, तो कैपिटल कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधी सीधी क्या है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। क्या है ये? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, है ना। कंपनी के अगेंस्ट कुछ क्लेम्स आए जो कि कंपनी को, जिनकी जानकारी नहीं है अभी, है ना, हो सकते हैं ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? कंटेंजेंट, जो अभी हुए नहीं है लेकिन हो सकते हैं। जैसे आग लगी नहीं है, लग सकती है, ठीक है ना। कोई केस है, कोई प्रोडक्ट है, तो अभी तक क्या कहते हैं, जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है ना, तो जो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो उन्होंने भी हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई नहीं है, लगा सकती है, तो हुआ नहीं है, हो सकता है, तो वो सब कंटेंजेंट में आता है। एक्नॉलेज, जो चीजें एक्नॉलेज नहीं होती हैं, है ना। चलिए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। बताइए, किस सब हेड में इनको शो किया जाता है? ट्रेड इन्वेंट्रीज, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड चीजें आती हैं, जो फ्रिक्वेंटली कन्वर्ट हो जाएं, और नॉन करंट एसेट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेटा एक ही आंसर बचता है, इन्वेंट्रीज। कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को क्या करेंगे, उसमें नॉन करंट एसेट्स में डाल देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, इन्वेंट्रीज में डालना है हमेशा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान में रखना, ये पूछ रहा है सब हेड किसके सब हेड में आएंगे, तो ट्रेड जो अदर करंट एसेट्स है, और जो ये जो हमारी हेड है ना, तो सब हेड क्या है हमारे, जैसे ट्रेड रिसीवेबल है या इन्वेंटरीज है, तो इन्वेंटरी सब हेड, तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं होने के हैं। तो आपके पास ऑप्शन ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंटरीज ही बचा। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, तो इन्वेंटरी बचा।
ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When bad position of the business is tried to be depicted as good, it is known as। जब व्हेन बैड पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जब जो व्यापार है उसकी खराब स्थिति को कोशिश की जाती है क्या करने की, डिपोजिट करने की, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? पर्सनल बाइज, प्राइस लेवल चेंज, और विंडो ड्रेसिंग, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ऑल ऑफ द अबव तो इसमें नहीं होने वाला, रीजन इज दैट प्राइस लेवल चेंज, तो यहाँ पर प्राइस की कोई बात नहीं हो रही है, तो ये तो गया। अब बचा पर्सनल बाइज या विंडो ड्रेसिंग। देखिए, आप जब भी अपने अकाउंट्स को क्या करते हो, मैन्युपुलेट करते हो, है ना, ये एक तरह से मैन्युपुलेट हो गया ना, कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन आप प्रटेंड क्या कर रहे हो कि भाई मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूं, है ना। तो वो क्या हो गया, वो आपका विंडो ड्रेसिंग हो गया, ठीक है ना। तो विंडो ड्रेसिंग विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट अपीयर्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर, बहुत सारे जो है, आप देखिए इस चीज का, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बताइए, फिक्स डिपॉजिट्स कहां पर अपियर किया जाता है? करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? बताइए। फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स तो आप करते होंगे ना बैंक के साथ, करंट एसेट्स, है ना। देखिए, एमसीक्यू करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन के साथ साथ उसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उन पर भी काम करो। अगर आप उन पर काम करोगे ना, तो आपके लिए उन्हें करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और आपकी जो प्रोफिशिएंसी और जो एफिशिएंसी है ना, वो बहुत ज्यादा निकल करके सामने आ जाएगी। तो एक एक पॉइंट पर ना बहुत डिटेल्ड में यहां पर आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दैट इज एक्सपेंसेस अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स अपीयर्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट। जब कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, तो उस पर कुछ खर्चा आता है, उसे बैलेंस शीट में किसमें दिखाया जाता है? क्या शेयर कैपिटल में दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये लाइबिलिटी होती है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है? बिल्कुल नहीं। सर एक ही आंसर बचा है, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में फुटनोट में दिखाया जाता है ना। चलिए, unclaimed dividend appears in a company's balance sheet under the subhead। unclaimed dividend को कहां शो किया जाता है? unclaimed, जो अभी तक क्लेम नहीं किए गए हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस? बताइए। तो द करेक्ट आंसर विल बी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, से कोई लेना देना नहीं है भाई। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हम अनक्लेम डिविडेंड का की मैटर बनेगा, और ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं, तो एक ही बचा है आपका अदर करंट लाइबिलिटीज, है ना। अब बात आती है आपकी एक्यूमुलेटेड डिविडेंड एरियर ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। आपके जो पूर्वाधिकार अंश हैं, उनमें आपका एक्यूमुलेटेड डिविडेंड एरियर है, उसे कंपनी की बैलेंस शीट में कहां शो किया जाएगा? करंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी, कमिटमेंट, या शॉर्ट टर्म प्रोविजन? तो मैं आपको आंसर कर देता हूं यहां पर, कमिटमेंट्स। नीचे कंपनी बैलेंस शीट के नीचे लिखेगी कमिटमेंट्स, की हम एक्यूमुलेटेड डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर्स पर, उनको आने वाले साल में, आने वाले समय में अवश्य देंगे, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका विश्वास कंपनी पर बना रहे, और कंपनी की जो गुडविल है वो मेंटेन रहे। while preparing the balance sheet of a company अंडर राइटिंग कमीशन इज शोन अंडर विच हेड? देखो, अंडर राइटिंग कमीशन बहुत आसान क्वेश्चन है, बता देंगे। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, अनअमोर्टाइज्ड। यार मैंने उल्टा बोल दिया है, अब तो तुम बता ही दोगे। अनअमोर्टाइज्ड, चलो ऐसी गड़बड़ कर देता हूं। चलो, अंडर विच हेडिंग द आइटम बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, कंटिजेंट लाइबिलिटी, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड। बिल को डिस्काउंट तो करा लिए, लेकिन अभी तक वो मेच्योर नहीं हुए हैं। तो जब वो मेच्योर नहीं हुए हैं और आप उनको क्या करा लोगे, बिल डिस्काउंट करा लोगे, तो वो करंट लाइबिलिटी थोड़ी बनेगी। एसेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर हमारी जाएगी नहीं, तो भैया ये तो आपकी जो है कंटिजेंट लाइबिलिटी बनेगी। कौन सी लाइबिलिटी बनेगी? contingent liability। proposed dividend appears in the company's। फटाफट से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दो, बहुत टाइम लग रहा है अभी इन चीजों में, है ना।
उसका रीजन क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग के पास वीडियोस पहुंच जानी चाहिए ये। क्यों? क्योंकि अब केवल और केवल एमसीक्यू चलेंगे। चलो आ जाओ फटाफट से। प्रपोज डिविडेंड अपीयर्स इन अ कंपनी। उस वक्त हमने अनक्लेम डिविडेंड की बात की थी, यहां पर हमने प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम्ड, प्रपोज्ड, इंटर्म, इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म लिख लो। अंडर सब एड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं। ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं। अब बच्चे चलो दो ऑप्शन है, बताओ फटाफट से कमेंट। चलो, नालायकों मत कर देना गलती। अदर करंट लाइबिलिटीज में किसमें जाते हैं? ये प्रोविजंस में जाते हैं। किसमें जाते हैं? प्रोविजंस में। प्रपोज डिविडेंड किसमें जाते हैं? प्रोविजंस में जाते हैं। इंटर्म डिविडेंड, इंटर्म डिविडेंड अपीयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। किसमें शो किया जाता है? शॉर्ट टर्म बोरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, करंट या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस? बताइए 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 बताइए, जल्दी से, जल्दी 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 आंसर करो इसका। तो इसका मैं आंसर कर देता हूं, चलो। ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। बी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर होगा। और यहां पर आपके 34 एमसीक्यू समाप्त होते हैं, जिसमें से मैंने आपको एक क्वेश्चन के लिए बोला था कि भाई आप फटाफट से इसको कमेंट करो, तो आपने वो कर दिया होगा। बाकी एक जो अब इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा वो होगा अकाउंटिंग रेशियो। और अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लीजिए, ताकि कल हम उसके एमसीक्यू कर सकें। अब आप मुझे ये बताइए कि 34 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं? अधिगम मंत्रा के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। डेली ऐसी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे टिल द एग्जाम। एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही करना है। डेट पहले दे दी, कोई बात नहीं, स्ट्रेटजी चेंज करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। दिन रात एक कर दो, लेकिन केवीएस का एग्जाम तो निकालना ही निकालना है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए यार, है ना। स्वस्थ भी रहना है, कभी ज्यादा टेंशन मत लेना। सब हो जाएगा, बहुत प्यार से होगा। ठीक है? तो स्वस्थ रहिए, जितना स्वस्थ रहेंगे मन उतना स्वस्थ रहेगा। ठीक है? बस हाँ, एग्जाम जरूर क्वालिफाई करना है एनी हाउ। ठीक है? अधिगम मंत्र हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है? चलिए, मिलते हैं कल। तब तक वीडियो को फटाफट से धड़ाधड़ शेयर मार दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचा दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल के साथ कनेक्ट हो सके और आपके साथ मजे से प्रिपरेशन कर सके। कोई भी डाउट, क्वेरी, प्रॉब्लम्स, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का। कोई भी बात है, फटाफट से मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मेल डाल दो, कमेंट कर दो और ये भी बता दो कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे कल, तब तक जय हिंद।